हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 1 स्टार्ट कर दिया था और ये इस अध्याय पर आज छठी वीडियो है, यानी कि पार्ट 6 है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय का नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हमारे परिवेश में द्रव्य, और अगर इसको हम लोग इंग्लिश में समझते हैं तो नाम होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों, अब जो पिछली वीडियो थी बच्चों, उसमें हम लोगों ने समझा था कि किसी भी एक पदार्थ की जो डिफरेंट हमारे जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होंगे कि द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन, यानी वो ठोस से द्रव्य में जा सकता है, द्रव्य से गैस में जा सकता है, गैस से वापस द्रव्य में आ सकता है और वापस ठोस में भी बदल सकते हैं उसको। तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके थे। पहला था ताप के परिवर्तन का प्रभाव और दूसरा था दाब के परिवर्तन का प्रभाव। यानी कि बच्चों, अगर हमें किसी भी एक द्रव्य यानी कि मैटर को किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेकर जाना है तो उसके दो ही तरीके थे। या तो हम उसका टेम्परेचर यानी कि जो ताप है वो बढ़ाएं या घटाएं, और दूसरा था कि उसका जो दाब यानी कि प्रेशर है उसको बढ़ाएं या घटाएं। अब जो पिछली वीडियो थी बच्चों, उसमें हम लोगों ने ताप से जितने भी परिवर्तन हो सकते हैं किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, वो तो हम लोगों ने समझ लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो था वो हमारा पूरा हो चुका है। अब दूसरा क्या अवस्था है कि दाब के परिवर्तन, कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं तब जो है द्रव्य की अवस्था में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या प्रभाव उस पर पड़ेंगे, वो हमें समझना है। लेकिन बच्चों, इसको समझने से पहले हमें और दो टॉपिक्स को समझना है। वो क्या है? लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, और दूसरा आता है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे? लेटेंट हीट और सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, ये आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, और ये जो है टॉपिक हमारा दाब से परिवर्तन, वो हम लोग दूसरी वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट की। अब ये होता क्या है? तो बच्चों मेरा एक आपसे प्रश्न है कि अगर हम लोग किसी भी एक पदार्थ का ताप बढ़ाएं यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएं, तो क्या उस पदार्थ का जो ताप है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? तो बच्चों जैसे ही हम लोग किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो आपको ये पता है कि उसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि उसका हम लोग ताप तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उस पदार्थ का जो ताप है वो बढ़े ही ना, तब कैसे होगा? बताओ बच्चों। अब ताप बढ़ाने से मतलब क्या है कि अगर हम लोग उसको पर्याप्त ऊर्जा दे रहे हैं, लगातार उसको हीट दे रहे हैं, तो उसका ताप बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या कोई ऐसा केस हो सकता है? तो बच्चों जब भी हम लोग बात करते हैं किसी एक ऐसे पदार्थ की जिसको हम लोग लगातार ऊर्जा दिए जा रहे हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना चाहिए लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गुप्त ऊष्मा। यानी कि जब हम लोग किसी पदार्थ को गर्म करें और उसका ताप ना बढ़े और वो उस अवस्था से एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वो एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में बदल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या कि किसी भी पदार्थ को जब हम लोगों ने गर्म करा है तो उसका ताप बढ़ा नहीं है, बल्कि उसने ताप बढ़ाने की जगह पर वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला गया। जैसे अगर वो ठोस में था तो वो किस में आ गया? द्रव्य में। अगर वो द्रव्य में था तो गैस में आ गया। इस तरीके से उसने अपनी अवस्था बदल ली, लेकिन उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर। गुप्त ऊष्मा में क्या होगा कि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाएगा, और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि उसका जो ताप था वो बदला ही नहीं, वो जैसा था वैसा ही रहा। अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस था तो वो उतना ही रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं गुप्त ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी जिसकी आपूर्ति पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए करनी होती है, यानी कि उसका ताप बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में करने की होती है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? गुप्त ऊष्मा कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न आया कि हम लोगों ने जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया यानी कि उसको अधिक से अधिक हम लोगों ने ऊष्मा यानी कि ऊर्जा प्राप्त करा दी है, लेकिन फिर भी उसका ताप नहीं बढ़ रहा, तो ऐसा रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है वो हम लोग समझते हैं। अब बच्चों मेरा आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि गुप्त ऊष्मा जो है
पदार्थ के ताप में वृद्धि क्यों नहीं करती है? जब भी हम लोग किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसका ताप बढ़ना चाहिए था, लेकिन गुप्त ऊष्मा में क्या हुआ कि उसका ताप तो बढ़ा नहीं, जबकि वो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गया। तो बच्चों ऐसा क्या हुआ होगा कि वो उसका जो ताप है वो परिवर्तित हुआ ही नहीं, उसमें ना तो वो बढ़ा ना ही वो कम हुआ, जबकि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच गया। तो देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, जब भी हम किसी पदार्थ की बात करें और उसको हम लोग जो बोलते हैं कि वो बनता किससे है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों को मिलाकर के बना है। अब वो जितने भी कण हैं वो किसी ना किसी एक आकर्षण बल द्वारा वो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड हैं, यानी कि वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब जैसे जैसे हम उसको हीट देते हैं तो उनकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो धीरे धीरे कम होगी। अब जब वो एनर्जी जब हम उससे प्रोवाइड कराएंगे तो एनर्जी, उसकी जो आकर्षण बल है वो कम हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि उनमें जो बल लग रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा और उनमें जो है कमजोरी आने लगी। जो हमारा पदार्थ था वो कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उसके जो भी कण थे वो धीरे धीरे उनके बीच का आकर्षण बल कम होने लगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम लोगों ने किसी भी पदार्थ को ऊर्जा दी तो उसके बीच में जो आकर्षण बल था उनके कणों के बीच, जो उसको एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, वो धीरे धीरे कम होने लगा। और जैसे ही वो एक तरह से इस पॉइंट पर पहुंच जाए कि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाए, तो वहां पर क्या होगा, जो भी हमारा पदार्थ था उसकी स्टेट यानी कि अवस्था बदल गई। अब यहां पर जो है ताप वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि सारी की सारी जो ऊर्जा थी वो ताप बढ़ाने में नहीं बल्कि अवस्था को बदलने में लग गई। ठीक है बच्चों, तो ऊष्मा में क्या होगा, गुप्त ऊष्मा में क्या होगा कि जो भी एनर्जी जाती है वो सारी की सारी उन कणों के बीच के आकर्षण बल को कमजोर करती है, और उसी के कारण वहां पर जो ताप था, गुप्त ऊष्मा में जो ताप था वो बदलता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये बोल सकते हैं गुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं करती है। जब यहां पर वृद्धि नहीं होगी तो वहां पर जो उसका टेम्परेचर है वो भी बदलेगा नहीं, उसके में ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या है बच्चों कि यहां पर जो कणों के बीच का आकर्षण बल होता है वो एकदम कम हो जाता है, इसी कारण वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मुख्य कारण क्या है कि उसकी गतिज ऊर्जा वो बढ़ने नहीं देता है, और दूसरा जो भी उसके कण हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल लगा होता है जिसके द्वारा वो बंधे होते हैं उसको वो कमजोर कर देता है, और इसी के कारण ताप में वृद्धि ना होकर वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं गुप्त ऊष्मा के प्रकार की। तो गुप्त ऊष्मा के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक होता है संगलन की गुप्त ऊष्मा यानी जिसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों होगा क्या, जब भी हम लोग बात करते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा की तो यहां पर जो है अवस्था चेंज होगी। तो अवस्था कौन से किस में जा रही है, ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में जा रही है। और जबकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो यहां से जो अवस्था बदलती है वो द्रव्य अवस्था से वाष्प यानी कि गैसियस स्टेट में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस वाले केस में सॉलिड से लिक्विड में और इस वाले केस में लिक्विड टू गैस में हम लोग अवस्थाओं को बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहां पर सबसे पहले समझेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं पहले प्रकार की यानी कि संगलन की गुप्त ऊष्मा, और हमें यह तो समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ पर जो हमारी अवस्था है वो ठोस अवस्था से किस अवस्था में जा रहा है, द्रव्य अवस्था में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो मेन हमें समझना है वो ये बात है कि जैसे ही हम लोगों ने उस पदार्थ को ऊर्जा दी तो उसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि वो जो ठोस पदार्थ था वो अब किसमें बदल गया है, द्रव्य अवस्था में बदल गया है। तो ऐसा हुआ कैसे, तो बच्चों इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने बर्फ ली और उस बर्फ को हम लोगों ने एक छोटे से बीकर में रख दिया है और उस बीकर को हम लोग धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे ही हम लोग देखेंगे, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हो कि जैसे ही हम लोग उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं उस बर्फ को, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ही हम लोग उस बर्फ का जो ताप है वो बढ़ाएंगे, उसको अधिक ऊर्जा देंगे तो उसका जो ताप है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो नीचे से जो है उसको हीट मिल रही है, जो अग्नि है जो जल रही है नीचे से, उसको धीरे धीरे ऊर्जा देगी, लेकिन वहां पर क्या होगा कि जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बच्चों इसका ताप नहीं बदलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर ताप नहीं बदलता है। वो क्या होगा, जो भी ऊर्जा उसको दी जा रही है वो उसके जो पार्टिकल्स थे, उसके जो कण थे, उनको उनके जो बीच का जो आकर्षण बल था
उसको कमज़ोर करने में लगा देता है पूरी की पूरी ऊर्जा को। और वो उससे क्या होगा कि उसका जो ताप है वो ऊपर ना जा करके वो उस अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में बदल जाता है। जैसे हम लोगों ने उस बर्फ़ को एक बीकर में डाल दिया और धीरे धीरे हम लोगों ने जैसे ही उसको गर्म करना स्टार्ट करा तो उसको ऊर्जा मिलनी स्टार्ट हो गई। और धीरे धीरे क्या होना चाहिए था कि उसके ताप में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना होकर वो जो बर्फ़ थी धीरे धीरे पिघलने लगी। और बच्चों जैसे ही हम लोग पहले देखते हैं जब हम लोगों ने बर्फ डाली थी बीकर में तो उसका जो टेम्परेचर था वो था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसको ऊर्जा मिलने लगी वो बर्फ पिघलने लगी, तब भी जो उसका टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। और ये कब तक रहेगा बच्चों? जब तक उसमें जो बर्फ है वो पूरी की पूरी खत्म ना हो जाए। अगर उसमें थोड़ी सी भी बर्फ रहेगी तब तक उसका जो ताप है वो कितना बना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या, हम लोगों ने उसको ऊर्जा दी, उस ऊर्जा को उसने इस्तेमाल कहां पर करा? उस बर्फ के जितने भी कण थे उनके बीच में आकर्षण बल को कमजोर करने के लिए, और इसी कारण उसका जो ताप था वो बढ़ा नहीं। और जब तक वो पूरी की पूरी बर्फ नहीं पिघल गई तब तक हमारा ताप कितना रहा 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही वो पिघल जाएगी तो वो ठोस अवस्था से किस में आ गई है? द्रव्य अवस्था में, तो सॉलिड से लिक्विड में बदल दिया। और इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? संगलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि यहां पर जो है हीट थी वो हमको नजर नहीं आई। अगर इसका ताप बढ़ जाता तब तो वो हमको समझ में आ जाती कि हाँ भाई यहां पर कोई एक एनर्जी लग रही है, लेकिन यहां पर जो एनर्जी गई वो किस में गई है? कणों को तोड़ने में, उनके बीच के जो आकर्षण बल तो उसको कमजोर करने में। इसी कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट। तो क्लियर है बच्चों? इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि ठोस पदार्थ से द्रव्य अवस्था में जाने के लिए हम लोगों ने उसको एनर्जी दी, लेकिन उसके ताप में कोई वृद्धि नहीं आई और वो ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं गुप्त ऊष्मा के दूसरे प्रकार की, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम लोग द्रव्य अवस्था से किस अवस्था में जाएंगे? गैस में परिवर्तित कर देंगे उस पदार्थ को। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसको समझने के लिए हम लोग बच्चों एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों ने पानी लिया और उस पानी को हम लोगों ने एक बीकर में रख दिया है, और बच्चों उस बीकर को हम लोग धीरे से नीचे से उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे जैसे उसको हम लोग गर्म करेंगे तो उसके पास एनर्जी मिलेगी, उसके पास ऊर्जा जा रही है। अब जैसे ही हम लोगों ने उस बीकर में पानी को रखा था, आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे ही हम लोगों ने उस पानी को एक बीकर में रखा था और हम लोगों ने उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो मेजर करा, तो वो कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ ना कुछ होगा। और धीरे से हम लोगों ने नीचे से उसको क्या कर रहे हैं? हम लोग लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो उसको ऊर्जा है वो मिलनी स्टार्ट हो गई है बच्चों। अब होगा क्या, स्टार्टिंग में तो उसका जो टेम्परेचर था हम लोगों ने सपोज मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे वो जो पानी है वो उसको ऊर्जा मिल रही है, तो उसका जो टेम्परेचर है, ताप है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा होगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसको अधिक ऊर्जा मिलेगी, तो 30 से वो 40 आया, 50 आया, 70 आया, 80 आया, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और एक पॉइंट आएगा कि उसका जो टेम्परेचर है, ताप है उस पानी का, कितना आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों हम लोगों को पता है कि जब पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो क्या होगा? वो धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होने लग जाता है। अब बच्चों हम लोगों ने जो गैस यहाँ पर जो एनर्जी दे रहे थे, जो नीचे से हम लोगों ने अग्नि लगा रखी थी, फ्लेम लगा रखी थी, वो हम लोगों ने बंद नहीं करी है, वो 100 डिग्री तक भी पहुंच गया, तब भी हम लोग उसको लगातार ऊर्जा दिए जा रहे हैं। तो बच्चों जैसे वो 30 से 100 डिग्री सेल्सियस आया, तो अब भी तो ऐसा होना चाहिए था ना कि 100 से कितना हो? 110 हो, 120 हो, लेकिन वो ऐसा होता ही नहीं है। वो अभी भी हमेशा कितना ही रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और यहां पर ही वो क्या होगा? लिक्विड से किस में बदल जाएगा? गैस अवस्था में, यानी द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाएगा। और यहां पर ऐसा हुआ क्यों बच्चों? यहाँ पर जो भी पानी था वो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा किस में बदल गया? गैस अवस्था में बदल गया, और वो भी किस ताप पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और इसके बाद वो जो ऊर्जा हम लोग लगातार उसको बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार उसको दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो ऊष्मा है वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर उसने ताप को ना बढ़ा करके
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसका परिवर्तन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जब भी लिक्विड से गैस में यानी कि द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है और ताप में कोई वृद्धि नहीं होगी, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं उद्रवपातन यानी कि सब्लिमेशन की। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये समझा कि कोई भी एक पदार्थ जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकता है और उसको परिवर्तित करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, एक ताप और दूसरा दाब। ताप तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझ लिया था और उससे रिलेटेड हमारे पास जो एक और नया टॉपिक था लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। और अगला जो वीडियो आएगी हमारी अगली वीडियो, उसमें हम लोग ये समझेंगे कि दाब के द्वारा हम लोग एक पदार्थ को किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक आया, उद्रपातन यानी कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो जब भी हम लोग बच्चों किसी भी एक पदार्थ को दूसरी अवस्था में बदलना चाहें, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना चाहें और वो उसमें डायरेक्टली चली जाए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था को अगर हम लोग डायरेक्टली चेंज करें और वो किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। अब यहाँ पर ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस में नहीं गई, वो डायरेक्टली ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में पहुंच गई, गैस अवस्था में, तब ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उद्रवपातन यानी कि सब्लिमेशन। तो बच्चों ठोस अवस्था से सीधा वाष्प में और वाष्प अवस्था से सीधा ठोस में ही क्या कहलाता है, उद्रवपातन। तो जब भी हम लोग किसी एक पदार्थ, ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में, और जब उसको वापस से ठंडा करेंगे तो बदल किस में जाएगा, ठोस में। तो बच्चों गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्पों में और ठंडा करने पर वाष्पों को सीधे ठोस में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, उद्रवपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाता है। अब बच्चों हम लोग इसी को एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो जब अमोनियम क्लोराइड ठोस पदार्थ होता है, जब हम लोगों ने उसको गर्म करा तो वो बदल किस में गया, अमोनियम क्लोराइड वाष्प में। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो ठोस अवस्था से वाष्प में डायरेक्टली बदल गया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्रवपातन यानी कि सब्लिमेशन। और वापस हम लोगों ने जब अमोनियम क्लोराइड वाष्पों को ठंडा करा है तो वो वापस किस में आ गया, ठोस पदार्थ में। तो बच्चों वो ठोस पदार्थ से सीधा वाष्प में और वाष्प से सीधा ठोस पदार्थ में आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उद्रवपातन। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सभी के सभी हमारे वो उदाहरण हैं जो एक ठोस अवस्था से गर्म करने पर वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर वापस से वाष्प से ठोस अवस्था में आ जाते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उद्रवपातन यानी कि सब्लिमेशन। अब बच्चों हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया ना कि उद्रवपातन में हमारे पास दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक ठोस पदार्थ होगा और एक वाष्प होगा यानी कि गैस पदार्थ होगा। तो जब हम लोग ठोस पदार्थ से डायरेक्टली किसमें पहुंच जाए, वाष्प में, और ठंडा करने पर उस वाष्प से वापस से किसमें आ जाए, ठोस पदार्थ में, तो वही क्या कहलाता था, उद्रवपातन। अब बच्चों जिस पदार्थ, जो ठोस पदार्थ है जिसका हम लोग उद्रवपातन कर रहे हैं यानी कि सब्लिमेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उद्रवपातन होना यानी कि सब्लाइम। ठीक है बच्चों, क्यों ध्यान रखने का, किसका, यहां पर हम लोग ठोस पदार्थ जिसका उद्रवपातन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्रवपातन होना यानी कि सब्लाइम कहा जाता है। और बच्चों जब हम लोग बात करते हैं वाष्प को, जब हम लोग वाष्पों को ठंडा करते हैं, शीतलन करते हैं और वापस से वो किस में बदल जाता है, ठोस पदार्थ में बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उद्रवपातज यानी कि सब्लिमेट। ठीक है बच्चों। तो जो ठोस पदार्थ था उससे रिलेटेड क्या आएगा, उद्रवपातन होना यानी कि सब्लाइम, और वापस जब गैस से वो ठोस पदार्थ में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उद्रवपातज यानी कि सब्लिमेट। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोगों ने सारी की सारी अवस्थाएं पढ़ ली हैं किसी भी एक पदार्थ की, और हम लोगों ने यह भी समझ लिया है कि ये जो पदार्थ होते हैं वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं, और उसको करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, एक तो ताप को परिवर्तित करके और दूसरा दाब को। तो हम लोगों ने ताप तो पूरा अच्छे से समझ लिया है, अब जो दाब होगा वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों जब भी हम लोगों ने ठोस से गैस, गैस से द्रव्य, द्रव्य से ठोस, ये सारी की सारी अवस्थाओं में जो परिवर्तन पड़ा है उसको हम लोगों ने एक कोई ना कोई नाम जरूर दिया था, तो उसको हम लोग एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर हमारे पास कोई एक ठोस पदार्थ है और उसको हम लोग गैस में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उद्रवपातन। और उसी तरीके से जब गैस से डायरेक्टली हम लोग ठोस पदार्थ में आ रहे हैं तो उसको भी क्या बोला जाता है, उद्रवपातन। ठीक है बच्चों, यहां तक तो जब हम लोग ठोस अवस्था से द्रव्य में जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, गलन। और जब द्रव्य अवस्था से
ठोस अवस्था में आएंगे तो क्या होगा, हिमीकरण। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जब हम लोग गैस से द्रव्य में आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, संगणन, और जब द्रव्य से गैस में जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्वथन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। डायरेक्टली आपके पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आज की हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हुई है। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी एक पदार्थ को किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना है, वो भी किसके हिसाब से, उसके दाब में परिवर्तन करके। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।